नमस्कार, मैं हूं देवशंकर नवीन, भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर हूं। इस समय हम लोग हिंदी मूक्स के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य, कथा साहित्य पर विचार करेंगे और इसके अंतर्गत प्रसिद्ध कहानीकार शेखर जोशी की चर्चित कहानी कोसी का घटवार के बारे में विचार करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप कोसी का घटवार कहानी की मूल संवेदना से परिचित होंगे। कोसी का घटवार कहानी के शिल्प से परिचित होंगे। शेखर जोशी की कहानी कला की विशिष्टताओं को समझ सकेंगे। नई कहानी के दौर में शेखर जोशी के लेखन के महत्व को समझ सकेंगे। नई कहानी के दौर के कहानीकारों में शेखर जोशी का महत्वपूर्ण स्थान है। नई कहानी से जुड़े लेखकों का बल कहानी में भोगे हुए यथार्थ के वर्णन पर था। हालांकि नई कहानी में मुख्यतः शहरी मध्यवर्गीय जीवन की पीड़ा, संत्रास, विसंगतियों आदि को विषय बनाया गया, लेकिन कुछ कहानीकार ऐसे भी थे जिन्होंने नई कहानी के फलक विस्तृत करने का काम किया। इसमें रेणु मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह और शेखर जोशी जैसे कहानीकारों का नाम प्रमुख है। रेणु और मार्कंडेय ने जहां ग्रामीण जीवन को अपनी कहानियों का विषय बनाया, वहीं शेखर जोशी ने पहाड़ी ग्रामीण जीवन को। इसका प्रमुख कारण शेखर जोशी का स्वयं पहाड़ी जीवन से होना था। शेखर जोशी ने पहाड़ी जीवन के अतिरिक्त औद्योगिक मजदूरों के जीवन एवं मध्यवर्गीय जीवन को भी अपनी कहानियों का विषय बनाया है। शेखर जोशी की पहली कहानी दाज्यू है, जिसे उन्होंने पर्वतीय जन पत्रिका के लिए लिखा था, जो बाद में संकेत में प्रकाशित हुई। कोसी की घटवार कहानी का पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका में हुआ था। अपने रचनात्मक परिवेश के बारे में स्वयं शेखर जोशी ने लिखा है, हमारा परिवार पहाड़ के छोटे भूस्वामियों का परिवार था। पराये श्रम से समृद्ध और वर्ण दृष्टि के लिए पूरी तरह समर्पित। जीवन की परिस्थितियों ने छोटी उम्र में ही मुझे विभिन्न भौगोलिक और सामाजिक परिवेश में जीने के लिए विवश किया है। छोटी उम्र में ही मातृहीन हो जाने के बाद पर्वतीय जीवन के प्राकृतिक सौंदर्य से अलग हटकर वनस्पतिहीन राजस्थान में विस्थापित होकर जीना पड़ा और इस जीने का दुखद अनुभव और अपने परिवेश से कटकर जीने की कष्टप्रद अनुभूतियों ने मेरी संवेदना की धार तेज कर दी। मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग कारखानों में बीता है, जहां तेल और कालिख से सने कपड़ों में ऐसी विभूतियां छिपी थीं जिन्होंने मेरी जिंदगी को एक नया अर्थ दे दिया। शेखर जोशी की पहली प्रकाशित कहानी दाज्यू थी। रामचंद्र तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी का गद्य साहित्य में इसके प्रकाशन का वर्ष सन 1953 बताया है, जबकि गोपाल राय ने अपनी पुस्तक हिंदी कहानी का इतिहास खंड 2 में इसका प्रकाशन वर्ष 1956 दिया है। सन 1957 में शेखर जोशी की प्रसिद्ध कहानी कोसी का घटवार प्रकाशित हुई। सन 1958 में कोसी का घटवार शीर्षक से ही इसका प्रथम कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें 10 संकलित कहानियां हैं। इनमें दाज्यू, पद्मा की कहानी, किम करोमी, जनार्दन, बाद में बाबा नाम से प्रकाशित, और कोसी का घटवार पहाड़ी जीवन पर आधारित कहानियां थीं। अन्य कहानियां मजदूर एवं मध्यवर्गीय परिवार की परिस्थितियों पर केंद्रित थी। शेखर जोशी ने अपनी कहानियों में पहाड़ी ग्रामीण जीवन, शहरी मध्यवर्गीय जीवन एवं मजदूरों के जीवन की विवशता, दर्द, संघर्ष आदि को सहानुभूति के साथ अभिव्यक्त किया है। इनकी कहानियों में यथार्थ की गहरी संवेदना मिलती है। कोसी का घटवार पहाड़ी पृष्ठभूमि में लिखी गई ऐसी ही प्रेम की गहरी संवेदना की
कहानी है। इसका कथासार इस तरह है कि कोसी के घटवार का प्रमुख पात्र गुसाई है, जो एक घटवार है। घट यानी पंचक्की। गुसाई का कोसी नदी के किनारे एक घट है जिसमें वह लोगों के लिए गेहूं पीसा करता है। गुसाई एक सेवानिवृत्त फौजी है जो जीवन यापन से बचे समय काटने के लिए कोसी नदी के किनारे घट खोलकर घटवार हो गया है। ध्यान देने की बात यह है कि यह कोसी बिहार प्रांत के शोक नदी कहलाने वाली कोसी नहीं है, यह पर्वतांचल में बह रही नदी कोसी है जहाँ से शेखर जोशी आते हैं। गुसाई पूरी तरह अकेला है। उस घट में सिर्फ पिसान के थैले हैं और गुसाई का अकेलापन है। इसलिए गुसाई किसी को लौटाना नहीं चाहता। कभी लौटा देता है तो अफसोस करता है कि क्यों उसने उस आदमी को लौटा दिया। कम से कम वह उससे दो बातें करके कुछ समय ही काट लेता। गुसाई का इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसे वह अपना कह सके। यह अकेलापन गुसाई ने स्वयं चुना है। कहानी की दूसरी प्रमुख पात्र है लक्ष्मा, जो उसी गांव में रहती थी। गुसाई के मन में लक्ष्मा के प्रति अगाध प्रेम है। वह लक्ष्मा से विवाह करना चाहता है, परंतु लक्ष्मा के पिता गुसाई के अनाथ होने के कारण और फौज में उसकी नौकरी लगी होने के कारण शादी नहीं करना चाहता। लक्ष्मा का पिता गुसाई से लक्ष्मा की शादी के प्रतिकूल है। उसका कहना है कि जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माए बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखे ऐसे छोकरे से अपनी छोकरी की शादी कैसे करा दूं। लेकिन गुसाई आश्वस्त है कि लक्ष्मा उससे ही शादी करेगी, क्योंकि उसने गुसाई के सामने गंगनाथ देवता की कसम खाई थी। मगर बाद में गुसाई को अपने यूनिट के एक साथी फौजी से पता चला कि लक्ष्मा की शादी किसी राम सिंह नामक व्यक्ति से हो गई। इस सूचना से उसे भावनात्मक धक्का लगा। इसके बाद वह फौज में रहते हुए भी कभी भी गांव नहीं आया और हमेशा ऐच्छिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह तबादला लेता रहा, लेकिन वह लक्ष्मा को कभी नहीं भूल पाया। अब वह हमेशा से यह सोचता रहता है कि अगर लक्ष्मा से उसकी मुलाकात हुई तो वह उससे कहेगा कि झूठी कसम खाने के लिए वह गंगनाथ जी के मंदिर में जाकर प्रायश्चित करे। वह कभी भी किसी से लक्ष्मा के बारे में कुछ भी पूछताछ नहीं करता। रिटायर होकर 15 वर्ष के बाद लौटने पर गुसाई ने अपने गांव में कोसी के किनारे एक घट खोलकर निष्प्रयोजन अपनी जिंदगी काट रहा था। एक दिन उसने देखा कि दूर से कोई स्त्री अपने माथे पर पिसान लिए हुए चली आ रही है। पहले तो गुसाई की इच्छा हुई कि वह उसे दूर से ही लौटा दे, पर वह इस तरह लोगों को लौटा लौटा कर अब ऊब चुका है। सिर पर पिसान रखे वह स्त्री गुसाई से पूछती है कि उसकी बारी कब आएगी। गुसाई को उसकी आवाज़ कुछ परिचित सी जान पड़ी। उसने चौंक कर पीछे की ओर मुड़ा, लेकिन पिसान की थैली उस स्त्री के मुंह पर आ जाने के कारण उसका चेहरा नहीं दिख पाया। बावजूद इसके उसे भान हो गया कि वह लक्ष्मा है जिससे वह प्रेम करता था। वह बाहर आकर यह निश्चित करना चाहता है कि आई हुई स्त्री लक्ष्मा है, लेकिन पूछे बिना ही वह वापस अंदर चला जाता है।
दोबारा वह स्त्री वही सवाल पूछती है तो गुसाई उत्तर देता है कि देर होगी। जैसे ही स्त्री लौटने को होती है वह मुड़ते समय उसकी एक झलक देखते ही पहचान जाता है कि यह लक्ष्मा ही है। वह साहस बटोरकर जोर से लक्ष्मा को आवाज़ देता है। लक्ष्मा पीछे मुड़ती है पर गुसाई को पहचान नहीं पाती। गुसाई इस अचानक से हुए साक्षात्कार को टालने की इच्छा से एक पेड़ की छाह में चला जाता है। उस घाट पर क्योंकि सिर्फ वही छाह है इसलिए लक्ष्मा भी वहीं चली जाती है। वह गुसाई के उपकार के लिए उसे आशीर्वाद देते हुए बोलती है कि आपके बाल बच्चे जीते हैं। बदले में गुसाई लक्ष्मा को कहता है कि उसके बाल बच्चे जीते रहें और साथ साथ यह भी पूछता है कि वह मायके कब आई। लक्ष्मा गुसाई की आवाज़ पहचानते और उसे देखते ही आश्चर्यचकित होकर देखती है। बरसों बाद दोनों प्रेमियों की यह मुलाकात हुई है। लक्ष्मा से इस तरह उसकी भेंट होगी यह गुसाई ने कभी सोचा ही नहीं था। गुसाई अपने आप को संयमित रखे हुए है। वह किसी एक पूर्व प्रेमी की तरह नहीं बल्कि लक्ष्मा को जानने वाले एक सामान्य व्यक्ति की भांति लक्ष्मा का हाल समाचार पूछता है। लक्ष्मा रोते रोते अपने वैधव्य जीवन की व्यथा गुसाई को सुनाती है कि कैसे उसके पिता ने उसकी शादी दूसरी जगह कर दी थी। आज उसका पति उसे एक बच्चा देकर उसे विधवा बना गया। लक्ष्मा की दयनीय स्थिति को देखकर वह हतप्रभ है। वह लक्ष्मा के प्रति अपनी सारी करवाहट को भूलकर उसे सहानुभूतिपूर्वक देख रहा होता है। लक्ष्मा भी उसकी सहानुभूतिपूर्ण नज़रों को देखकर अपने जीवन का दुख उसे सुनाने लगती है। लक्ष्मा और गुसाई के बीच इसके बाद सामान्य सी बातचीत होने लगती है। इतने वर्षों बाद हुए भेंट को सहज बनाने की कोशिश दोनों कर रहे होते हैं लेकिन एक तनाव का वातावरण बना रहता है। इसी बीच गुसाई लक्ष्मा को घाट पर छोड़कर चाय के लिए दूध लाने पहाड़ से नीचे उतर जाता है। जब गुसाई लौट कर आता है तो देखता है कि एक बालक वहाँ है। लक्ष्मा गुसाई को बताती है कि अब यही बालक उसके जीवन का आधार है। गुसाई इसके बाद रोटी बनाने के लिए आटा गूंथने लगता है। उसे बेढंगे तरीके से आटा गूंथते देख लक्ष्मा गुसाई से आटा गूंथने का बर्तन ले लेती है। लक्ष्मा गुसाई के लिए रोटियां बनाती है। इसके बाद गुसाई लक्ष्मा के पुत्र के प्रति स्नेह भाव दिखाते हुए उसे रोटी और गुड़ खाने को देता है। बाद में गुसाई लक्ष्मा की आर्थिक स्थिति जानकर उसे कुछ रुपए भी देने की कोशिश करता है लेकिन लक्ष्मा रुपए लेने से इनकार कर देती है। लक्ष्मा के लिए पिसान के आटे में कुछ अधिक आटा मिलाकर गुसाई दे देता है। जाते जाते गुसाई लक्ष्मा को कहता है कि अगर उसके पास कुछ पैसे हो जाएं तो वह गंगनाथ जी के यहाँ जाकर माफ़ी मांग आए क्योंकि पूत परिवार वालों को देवी देवताओं के कोप से बच कर रहना चाहिए। वह लक्ष्मा के जवाब के लिए रुकता नहीं है और बांध का पानी तोड़ने वाले किसी खेतिहर से झगड़ा निपटाने चला जाता है। जब वह झगड़ा निपटा कर लौटता है तो दूर पगडंडी पर लक्ष्मा अपने बेटे के साथ जाती दिखती है। वह उन्हें देर तक देखता रहता है। इसके बाद सिर्फ घट चलने की आवाज़ और गुसाई का एकाकीपन वहाँ रह जाता है। कहानी यहीं आकर समाप्त हो जाती है।